दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड। और उम्मीद करता हूं कि आप सब ज़रूर मेहनत कर रहे होंगे परीक्षा पास करने के लिए। उसी के बीच दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए प्रथम खंड का कंप्लीट मैराथन हमने ये वीडियो लाया है। टोटल 170 क्वेश्चन हमने लाया दोस्तों, जो कि 55 नंबर पर आधारित है। और 55 नंबर अगर आपको पूरा प्राप्त करना है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। ठीक है, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि हमने इसमें कंप्लीट एक तरह से समरी जो कहते हैं ना, उस समरी को निचोड़ के रख दिया है इस प्रथम खंड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पोषण के क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा की संकल्पना को पहली बार कब प्रमुखता मिली थी? ऑप्शन है 1945 में संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय, या 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन के दौरान, 1996 में विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में, या 2000 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अपनाने के बाद। दोस्तों, आप लोग तैयारी कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती की, और प्रथम खंड से संबंधित इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्या आप इनका जवाब करेक्ट आंसर दे पाएंगे? अगर आप दे सकते हैं तो इसका करेक्ट आंसर टिक करिए कि क्या होगा आपके हिसाब से। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में, जब विश्व खाद्य सम्मेलन के दौरान हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को आधुनिक पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एंटोनी लेबोजियर, कार्ल वान लिने, जस्टस लिविंग और फ्रांसिस बेकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या आपको इसका आंसर पता है दोस्तों? अगर पता है तो कमेंट करिएगा, और नहीं पता तो यहाँ देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनी लेबोजियर। ये आधुनिक पोषण विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील स्कीम भारत में पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या कर्नाटक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। जो मिड डे मील स्कीम है, जिसको मध्याह्न भोजन कहा जाता है, तो इसको पहली बार तमिलनाडु में लागू किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो ये हुई थी 2018 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो आप 2018 लगा दीजिए, यही इसका राइट आंसर होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी मैं जितने भी खंड हैं सभी खंड का मैं मैराथन वीडियो लेकर आने वाला हूं। और का तो मैं दे चुका हूं, लेकिन अभी और मैं लेके आने वाला हूं। पिछला अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उन सभी के लिंक, पिछले वीडियो की, तो उन सभी को आप देख सकते हैं। और आप बताइएगा कमेंट करके कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो किस तरह से सही है, और आप इसमें से जो हम टोटल 170 नंबर के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसमें आपके टोटल कितने नंबर सही होते हैं, ये भी हमको कमेंट करके बताइएगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन को समझने में या उसके आंसर में कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को किस प्रकार परिभाषित किया है? शारीरिक तंदुरुस्ती, रोगों की अनुपस्थिति, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण, या संतुलित आहार और व्यायाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभार्थियों को कितनी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? तो ये उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुपोषण की स्थिति की निगरानी के लिए किस रिपोर्ट को प्रमुख रूप से देखा जाता है? मानव विकास रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, SDG रिपोर्ट, या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NFHS, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस को किस पोषक तत्व की पूर्ति के लिए विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। विटामिन ए की पूर्ति के लिए गोल्डन राइस को विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोषण संबंधी अनुसंधान एवं नीतियों के लिए कौन सा संगठन प्रमुख रूप से कार्य करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड, जिसको शॉर्ट में SDG कहते हैं, में भूखमरी समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है? 2030, 2025, 2040 या 2050? तो इसका राइट आंसर है 2030, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग बहुत सारे चैनल देखते होंगे और उन सब से तैयारी भी करते होंगे, उनके आधार पर आप बताइएगा कि आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। और अगर आप दे पा रहे हैं तो टोटल कितने नंबर के करेक्ट दिए हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते थे पहले से। ठीक है, और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम ऐसे ही डीप लेवल के क्वेश्चन आपको देंगे जो एग्ज़ाम के नज़रिए से एकदम परफेक्ट हैं, और इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों नहीं आने वाले हैं, जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी लेवल के आएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अगर आपने हमारी ये कंप्लीट वीडियो देख ली तो प्रथम खंड से दोस्तों आपके 55 नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि 55 नंबर को कवर करने के लिए हमने टोटल 170 क्वेश्चन लाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 170 के बाहर ही जाएगा, ठीक है, उसके अंदर का ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको कंप्लीट समझ में आएगा और पूरे क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे। अगर आप स्किप कर कर के देखेंगे, आपको लगेगा कि अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो हमको आता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि आप उसको गलत समझते हो, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको अपने नॉलेज का लेवल पता चलेगा कि आपकी जो नॉलेज की लेवल है वो कहाँ तक है, और आपकी तैयारी किस लेवल की है और किस लेवल तक करने की ज़रूरत है ना। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगला क्वेश्चन है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो सबको पता होगा, मुझे पता है, क्योंकि कई बार हमने इसको खुद भी बताया है और यहाँ भी हमने एक बार ला के रख दिया है ताकि आपको भूले ना। इसका राइट आंसर एनीमिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? यहाँ ऑप्शन दिया है 1 से 7 सितंबर, 5 से 11 जून, 15 से 21 अक्टूबर या 10 से 16 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 7 सितंबर। ये अगर एग्ज़ाम में आता है तो इसको टिक कर दीजिएगा आंख बंद करके, सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आहार विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? तो दोस्तों आपको पता है विटामिन सी के अंतर्गत खट्टे पदार्थ आते हैं, और खट्टे में यहाँ पे ऑप्शन संतरा ही है, तो इसका राइट आंसर संतरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय भोजन में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व कम पाया जाता है? जो अपना इंडियन फूड है तो इसमें कौन सा पोषक तत्व कम पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन B12? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 की कमी होती है इंडियन फूड में। अगला क्वेश्चन है फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा स्वास्थ्य रोग उत्पन्न होता है? जो फ्लोराइड की अधिकता अगर हो जाती है तो इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? स्कर्वी, डेंटल फ्लोरोसिस, रतांधता या ऑस्टियोपोरोसिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंटल फ्लोरोसिस, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1000 दिन की संकल्पना फर्स्ट 1000 डेज किससे संबंधित है? नवजात शिशु और माता के पोषण से, जलवायु परिवर्तन से, कृषि विकास से या बाल अधिकारों से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवजात शिशु और माता के पोषण से। अगला क्वेश्चन है भारत में आंगनबाड़ी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये तो आपको ही पता होगा, 1975 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को और किस नाम से जाना जाता है? जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है दोस्तों हिडन हंगर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए जो लेकर आए हैं ना, उसमें इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको याद रखना है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंस को हिडन हंगर के नाम से भी जाना जाता है, हिडन हंगर। अगला क्वेश्चन है कौन सा पोषक तत्व मस्तिष्क के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है? कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड या जिंक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगला क्वेश्चन है भविष्य में पोषण के क्षेत्र में किस तकनीकी से क्रांतिकारी बदलाव की संभावना है? जीन एडिटिंग और बायोफोर्टिफिकेशन, केवल जैविक कृषि, भोजन का अधिक उत्पादन या शाकाहारी आहार अपनाना?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन एडिटिंग और बायोफोर्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में पोषण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो न्यूट्रिशन रिवॉल्यूशन है, पोषण क्रांति है, इसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण की समस्या को हल करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण नीति भारत में पहली बार कब लागू की गई थी? जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी है भारत में पहली बार कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 1993 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य है माताओं और बच्चों में कुपोषण को कम करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में फूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सरकारी संगठन कार्य कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पूरा पोषण प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है दोस्तों ICDS के द्वारा, एकीकृत बाल विकास सेवा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? अभी 3-4 क्वेश्चन बायोफोर्टिफिकेशन से किए ना, तो इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पोषक तत्वों से भरपूर फसलों का उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किस उद्देश्य से किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, पोषण स्तर की निगरानी के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में इस तरह आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप इसको टिक कर दीजिए, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आंदोलन से है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है चिपको आंदोलन, हरित क्रांति, सफाई अभियान या पोषण मिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य में पोषण सुधार के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य फोर्टिफिकेशन और संतुलित आहार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले 1000 दिन की अवधारणा किस जीवन अवस्था में पोषण की महत्ता को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था और पहले 2 वर्ष, गर्भावस्था और पहले 2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण का दुष्चक्र, माल न्यूट्रिशन साइकिल जिसको कहते हैं, किस पीढ़ीगत प्रभाव को दर्शाता है? ये दर्शाता है गरीब माता पिता से कमज़ोर संतानों का जन्म, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं और आप ये भी टिक करते चलिएगा कि आपसे टोटल कितने क्वेश्चन बने हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे प्रथम खंड से, ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, और जितने नंबर मिलेंगे तो उनके वो नंबर आप जितना पाते हैं हमारे कंप्लीट इस वीडियो से, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैं बहुत दिनों से ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि वो आपके फ़ायदे के लिए है। क्योंकि अभी आने वाली जो आगामी वैकेंसी है उसके लिए भी हम कंप्लीट वीडियो डालेंगे, तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे, तो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, है ना। तो उसमें आपका ही प्रॉफिट है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसा लगता है, लाइक करने में कौन सा पैसा लगता है भाई। अगर आपका भला हो रहा है तो मेरा भी भला करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करके हमको भी मोटिवेट करिए, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक आवश्यक होता है? विटामिन सी, फोलिक एसिड, प्रोटीन या सोडियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में पोषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है?
तो वृद्धावस्था में पोषण का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, वो है कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अति उत्तम पोषण नीति, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन पॉलिसी। अति उत्तम पोषण नीति का भविष्य में क्या उद्देश्य है? तो इसका भविष्य में उद्देश्य है संतुलित पोषण पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जो करेक्ट आंसर है उसी बस को पढ़ रहा हूँ। अगर आपको पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं दोस्तों तो आप वीडियो पॉज करके और पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर सभी ऑप्शन को पढ़ने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम जो वीडियो की लेंथ है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए हम सिर्फ राइट आंसर को पढ़ते हैं, पूरे ऑप्शन को आपको पढ़ के नहीं सुनाते हैं। बाकी स्क्रीन में लिखा है तो आप देख सकते हैं, या कि वीडियो पॉज करके पहले ऑप्शन को पढ़िए और फिर उस ऑप्शन में से टिक करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और फिर देखिए कि क्या आपके द्वारा टिक किया गया आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये आप हमको ज़रूर बताइएगा। अगर और हाई लेवल चाहिए, मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इससे हाई लेवल आपसे पूछा जाएगा, है ना। जिस लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है तो इससे हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये आप विश्वास बना के रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फूड फोर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पोषण की मात्रा को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में कैल्शियम की अधिक आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हड्डियों की वृद्धि के लिए किशोरावस्था में कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए किस आयुर्वेदिक ग्रंथ में विशेष निर्देश दिए गए हैं? ऑप्शन है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय या योग सूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरक संहिता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों JSY, जननी सुरक्षा योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम आयरन की आवश्यकता होती है? 20 ग्राम, 20 मिलीग्राम और 27 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 मिलीग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड का सेवन क्यों आवश्यक होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र दोषों से बचाव के लिए, ये न्यूरल ट्यूब होता है उससे बचाव के लिए फोलिक एसिड का सेवन करना गर्भावस्था के दौरान आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के लिए IFA टैबलेट में क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है आयरन और फोलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को कितनी धनराशि दी जाती है? ये दी जाती है दोस्तों 5,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, को क्या कहा जाता है? जो गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्री एक्लेम्सिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में तीसरी तिमाही कब शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28वें सप्ताह के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर कहीं गलती से करेक्ट आंसर दूसरा हो गया होगा तो उसको भी आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमको याद दिला दीजिएगा कि इसका आंसर सही है या गलत है, क्योंकि हो सकता है कि किसी में हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो आप हमको उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, और वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी वीडियो चाहे मेरी देखिए या किसी की भी देखिए, जिस भी वीडियो को देखते हैं आप कंप्लीट वीडियो देखिए, तभी आपको निचोड़ मिल पाएगा कि आखिर उसमें बताया क्या गया है, आपके काम की चीज़ है या नहीं है। ठीक, आप किसी की भी वीडियो देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरी ही देखिए, लेकिन जिसकी भी देखते हैं कंप्लीट देखा करिए, तभी तो आप सक्सेस होंगे। अदरवाइज
थोड़ा इसका देखेंगे, थोड़ा उसका देखेंगे और खुद कंफ्यूज होंगे और खुद दूसरे को भी कंफ्यूज करेंगे। इससे अच्छा है कि अगर देखना है तो कंप्लीट देखिए और नहीं देखना है तो देखिए ही मत, सीधी सी बात। क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए तो थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि कैसा रहा क्वेश्चन का लेवल, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए हमारे वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को सामान्य रूप से कितने किलोग्राम वजन बढ़ाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, गर्भवती महिला को दिन में कितनी बार भोजन लेना चाहिए? तो ये लेना चाहिए 4 से 5 बार छोटे छोटे अंतरालों में, ठीक है। अगला है, संभावित प्रसव तिथि की गणना करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? अब बताइए क्या इसका आंसर आपको पता है? अगर पता है तो वीडियो पॉज करिए और इसका पहले आंसर दीजिए, फिर देखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर आपको पता है, अगर आप पढ़ाई किए हैं तो, और नहीं किए हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नेगल्स नियम, नेगल्स रूल। जो संभावित प्रसव तिथि होती है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, तो इसकी जो गणना की जाती है तो नेगल्स नियम के थ्रू की जाती है। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और जब इस तरह के आएंगे तो आपको नेगल्स नियम में टिक कर देना है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की स्थिति जांचने के लिए कौन सी तकनीकी उपयोग की जाती है? तो जाहिर सी बात है, सबको पता होगा कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कंगारू मदर केयर है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि समय से पहले जन्मे शिशु की देखभाल। जैसे जो शिशु के जन्म होने का जो समय होता है तो 9 महीने में होता है। अगर मान लीजिए कोई शिशु 9 महीने से पहले ही पैदा हो जाता है तो वो उसकी देखभाल के लिए कंगारू मदर केयर एक बनाया गया है, उसके थ्रू जो है तो उसकी देखभाल की जाती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में मधुमेह होने को क्या कहा जाता है? वैसे तो डायबिटीज़ ही कहा जाता है, लेकिन अगर किसी को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, ऑप्शन नंबर सी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के लिए टेटनस टॉक्साइड, जिसको टीटी कहते हैं, टेटनस टॉक्साइड टीका क्यों आवश्यक है? तो ये आवश्यक है टेटनस संक्रमण से बचाव के लिए। टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं ना गर्भवती महिलाओं को, वो इसीलिए लगवाते हैं, टेटनस से जो संक्रमण होंगे उनसे बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान मछली का सेवन क्यों सीमित किया जाता है? क्यों? क्योंकि उसमें मौजूद पारा भ्रूण के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए मछली का सेवन करने के लिए थोड़ा सा प्रतिबंधित किया जाता है, मतलब कम मात्रा में प्रयोग करने के लिए सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य में गर्भवती महिलाओं की देखभाल में कौन सी तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? भविष्य की बात कर रहे हैं कि अगर आने वाले समय में गर्भवती महिलाओं की देखभाल में कौन सी तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, तो वो निभा सकती है टेलीमेडिसिन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो AI का ज़माना आने वाला है तो उसमें इसका रोल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा पोषक तत्व भ्रूण के मस्तिष्क विकास में सहायक होता है? ये होता है आयोडीन। आयोडीन जो है तो भ्रूण के मस्तिष्क विकास में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा पद्धति में गर्भवती महिला की देखभाल के लिए गर्भ संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य है मानसिक एवं बौद्धिक विकास को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में होने की सबसे बड़ी वजह क्या मानी जाती है? क्या क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होने की सबसे बड़ी वजह क्या मानी जाती है? तो जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है ऑक्सीडेटिव तनाव और रक्त वाहिकाओं का संकुचन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए WHO ने किस वर्ष सेफ मदरहुड इनिशिएटिव शुरू किया था? तो जो WHO ने मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सेफ मदरहुड इनिशिएटिव शुरू किया था वो किया था 1987 में।
ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया से ग्रसित गर्भवती महिला के लिए सबसे उपयुक्त चिकित्सा विकल्प कौन सा होता है? तो ये होता है नियमित रक्त आधान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस GDM जिसको कहते हैं के निदान के लिए WHO द्वारा अनुशंसित ग्लूकोज सहिष्णुता परीक्षण के लिए रक्त शर्करा का मानक स्तर क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 180 मिलीग्राम DL पर DL, सॉरी 140 मिलीग्राम पर DL, हमने शायद 180 बोल दिया था, सॉरी इसके लिए। ऑप्शन नंबर बी है 140 मिलीग्राम पर DL। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को टेटनस टैक्साटाइड टीके की कितनी खुराक दी जाती है? अभी आपने पढ़ा कि गर्भवती महिलाओं को TT का इंजेक्शन दिया जाता है टेटनस टॉक्साइड टीका के संक्रमण से बचाव के लिए, तो कितनी खुराक में दी जाती है? 1 खुराक, 2, 3 या 4? इसका राइट आंसर है 2 खुराक दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्री मैच्योर बर्थ को रोकने के लिए डॉक्टर प्रायः किस हार्मोनल थेरेपी का सुझाव देते हैं? प्री मैच्योर बर्थ जो होता है, जो समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए जो डॉक्टर हैं तो किस हार्मोनल थेरेपी का सुझाव देते हैं? वो देते हैं प्रोजेस्टेरोन पढ़ेंगे इसको। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भविष्य में गर्भावस्था की देखभाल के लिए AI इनेबल्ड फेटल मॉनिटरिंग किस अवधारणा पर आधारित होगी? तो ये आधारित होगी दोस्तों मशीन लर्निंग और बायोमेट्रिक सेंसर पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड क्यों आवश्यक होता है? तो बच्चे के मस्तिष्क और नेत्र विकास के लिए। दोस्तों क्वेश्चन को आपसे घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने जिस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा है सेम टू सेम इसी तरह से पूछेगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमा देता है तो आपको वो ऑप्शन याद रखने हैं, और ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि इनका क्या काम होता है और कैसे ये यूज होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे आपका आंसर वही होगा जो आपने पढ़ा है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा राउंड अप कर दिया है। ठीक है। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप देखना शुरू किए हैं तो अंत तक देखिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है मैंने हाई लेवल के क्वेश्चन निकाले हैं और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में एमनियोटिक द्रव का प्राथमिक कार्य क्या होता है? भ्रूण को संक्रमण से बचाता है। जो एमनियोटिक द्रव होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, वो भ्रूण को संक्रमण से बचाता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला के लिए किस आहार को न्यूनतम रूप से लेने की सिफारिश की जाती है? हरी सब्जियां, समुद्री मछली, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ या फल और अनाज? तो जो गर्भवती महिला है दोस्तों, तो उनको कम से कम आहार लेने की सिफारिश की जाती है। कौन सा आहार? प्रोसेस्ड फूड, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक्लेम्पसिया की पहचान किस मुख्य लक्षण से की जाती है? जो एक्लेम्पसिया की पहचान है तो इसका प्रमुख लक्षण क्या है? इसका प्रमुख लक्षण है हाई ब्लड प्रेशर और मूत्र में प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में रूबेला संक्रमण होने पर कौन सी समस्या हो सकती है? तो ये हो सकती है भ्रूणीय जन्म दोष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के लिए सुरक्षित कैफीन खपत की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 200 मिलीग्राम पर डे, 200 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए कैफीन की खपत। अगला क्वेश्चन है, टोक्सोप्लाज्मोसिस संक्रमण से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं को क्या सलाह दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है अधपके मांस का सेवन ना करें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों हमने प्रथम खंड से जितने भी टॉपिक थे ना, उन सभी टॉपिक से हमने क्वेश्चन उठाए हैं और एकदम डीप लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन तो आपको हर चैनल में मिल जाएंगे, पूरे यूट्यूब में मिल जाएंगे, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेंगे। चाहे आप एक से अधिक यूट्यूब चैनल खोल के और देख लीजिए, जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको किसी भी चैनल में नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है,
तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और लास्ट में हमको ये भी बताइएगा कि आपके टोटल कितने नंबर सही हुए हैं। कि हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप बहुत सारे चैनल को देखकर तैयारी करते हैं, तो उन चैनल के वीडियो देखने से आपको कितना लाभ हुआ और आपकी तैयारी किस लेवल की है, और जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में तो इसी लेवल का आएगा। तो फिर आप अपने आप को खुद आकलन करिए कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान किस हार्मोन का उच्च स्तर संकुचन को बढ़ाने में मदद करता है? एड्रेनालाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन या मेलाटोनिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 2020 में कौन सा डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भविष्य में वर्चुअल प्रेगनेंसी केयर किस तकनीक पर आधारित होगी? तो ये होगी दोस्तों IoT और स्मार्ट सेंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग और स्मार्ट सेंसर पर आधारित होगी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक टीकाकरण की शुरुआत किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1976 में एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी के लिए पहला टीका विकसित किया था? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि एडवर्ड जेनर ने अपना पहला टीका किस वर्ष विकसित किया? तो ये 1796 में किया था। शायद हमने 1996 पढ़ दिया दोस्तों, सॉरी उसके लिए। वर्ष 1796 में एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी के लिए पहला टीका विकसित किया था? तो ये किया था चेचक के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1955 में विकसित साल्क वैक्सीन किस रोग के खिलाफ उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पोलियो के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WHO वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1974 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने इंद्रधनुष मिशन कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 2014 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MMR वैक्सीन किन 3 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है मीजल्स, मम्स और रूबेला। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया पहला mRNA आधारित टीका कौन सा था? तो ये था मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा 1988 में शुरू किया गया ग्लोबल पोलियो इरेडिक्शन इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व से पोलियो को पूर्णतः समाप्त करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोवैक्सीन टीका किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? जो कोरोना में टीका लगता था कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो यहाँ पे कोवैक्सीन को पूछा है। तो कोवैक्सीन टीका किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इसको किया गया है भारत बायोटेक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का उपयोग किस प्रकार के टीकों के निर्माण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है जेनेटिकली इंजीनियर वैक्सीन के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2019 में WHO ने वैक्सीन हेजिटेंसी को किस रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये किया है 10 सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन किस टीके का उन्नत संस्करण है? मतलब जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है तो किस टीके का एडवांस वर्जन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा DPT। दोस्तों ऑप्शन में हो सकता है आपको DPT के स्थान पे DTP मिले, तो DPT DTP वही चीज़ है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, कंजुगेट वैक्सीन का प्रमुख उपयोग मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के लिए किया जाता है? तो
तो ये किया जाता है नवजात शिशु और छोटे बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन मुख्य रूप से किस बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाने के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भविष्य में नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन का मुख्य लाभ क्या होगा? तो इसका होगा कम दुष्प्रभाव होंगे और लंबे समय तक प्रभावी रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा घोषित 2030 तक हेपेटाइटिस बी उन्मूलन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वैश्विक टीकाकरण कवरेज क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी 90% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स वैक्सीनोलॉजी तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए क्वेश्चन का लेवल आप देख पा रहे हैं ना, मैं किस लेवल का क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। अब ध्यान दे लीजिएगा कि इस लेवल के क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर मिलता है तो आप मेरे को बताइएगा, क्योंकि 4 घंटे 10 घंटे का समय देने के बाद मैं इतना क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट कर पाया हूँ। ठीक है, तो इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है वो वही जानेगा जो वीडियो अपलोड करता है, वीडियो कलेक्ट करता है, उससे आप पूछिएगा। ठीक है, आपके लिए तो इजी हो जाता है कि अरे हो गया, मिल गया वीडियो तो हम देख लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है वो यही है कि अभी तक आप लोगों का जितना प्यार जितना सम्मान मिला है हमारे वीडियो को लेकर, तो जिसके लिए हम मोटिवेट होकर आपके लिए कंटेंट बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों तो फिर हम कैसे आप लोगों के लिए कंटेंट ला पाएंगे? तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस तरह से अच्छे कंटेंट ला पाएँ, तो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। और सपोर्ट में हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो में अगर जैसा भी आपका फीडबैक रहे उस तरह से आपको कमेंट कर देना है, बस इतना ही करना है। और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। इसके लिए ना तो आपसे कोई चार्ज लिया जा रहा है और ना तो कोई चार्ज लगता है। ठीक है, बस हम आपसे इतना चाहते हैं अपने इतने से मेहनत के बदौलत। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा, हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन है कि रिवर्स वैक्सीनोलॉजी तकनीक का जो उपयोग है किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों नई बीमारियों के लिए टीका विकसित करने में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेबल वैक्सीन का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका लाभ है कि इन्हें ठंडे तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, थोड़ा सा शब्द बड़ा है तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था दोस्तों 1985 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भविष्य में mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किस नए क्षेत्र में संभावित रूप से किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है कैंसर टीकाकरण के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भविष्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने पिछला, वर्तमान और भविष्य तीनों से रिलेटेड हमने आपको यहाँ पे बताया है अपने क्वेश्चन में, इन सबको मैंने शामिल किया है। साला किस लेवल का पूछेगा, पूछे ना। अगर आपने एक बार हमारी कंप्लीट वीडियो देख लिए हैं ना, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप 55 नंबर नहीं पाएंगे। हाँ, पर यह है कि वीडियो आप ध्यान से देखिए और हो सके तो नोट करते भी चलिए। ठीक है, हालांकि मैं इन सब का जो PDF है तो अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा और कुछ किया भी हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे चैनल में ज्वाइन करके और मेंबरशिप ले करके और PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान किस अवधि के लिए लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2011 से 2020 के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस जिसको शॉर्ट में VDPV कहते हैं, किस कारण उत्पन्न हो सकता है?
तो ये उत्पन्न हो सकता है अपर्याप्त टीकाकरण कवरेज के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के किस देश ने WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित करने वाला अंतिम अफ्रीकी देश बना? तो कौन सा बना? नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया या मिस्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ड इम्यूनिटी कितने प्रतिशत आबादी के टीकाकरण के बाद प्रभावी मानी जाती है कोविड-19 के लिए? ठीक है, कोई स्पेशली ये क्वेश्चन कोविड-19 के लिए है कि जो हर्ड इम्यूनिटी है तो कितने प्रतिशत आबादी में अगर टीकाकरण हो जाए इसको प्रभावी माना जाएगा? तो ये अगर मान लीजिए कि 70 से 80% की आबादी में टीकाकरण हो गया है, इसको हर्ड इम्यूनिटी की कैटेगरी में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पहला DNA वैक्सीन कौन सा था जिसे किसी मनुष्य पर आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइकोवी-डी। ठीक है, जाइकोव-डी इसको या जाइकोवी-डी कुछ भी पढ़िए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट में मुख्य अंतर क्या है? एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट में क्या अंतर है? इसमें अंतर है कि ड्रिफ्ट से छोटे परिवर्तन होते हैं जबकि शिफ्ट से प्रमुख बदलाव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग 1980 में WHO द्वारा आधिकारिक रूप से उन्मूलन किया गया? पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया या प्लेग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक। ऑप्शन नंबर बी, जिसको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीका किस गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों सर्वाइकल कैंसर के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टीका रिकॉम्बिनेंट वायरस टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है? हेपेटाइटिस बी, गार्डासिल, BCG या सिंग्रिस? तो इसका राइट आंसर है BCG। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टीका लाइव अटेन्यूटेड श्रेणी में नहीं आता है? तो ये नहीं आता है दोस्तों DTP। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी है DTP। अगला क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को सबसे प्रभावी रूप से बढ़ाने के लिए कौन सी टीकाकरण रणनीति अपनाई जाती है? तो इसको कहते हैं बूस्टर डोज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत कितने आवश्यक टीके शामिल किए गए हैं? तो ये शामिल किए गए हैं 12। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स वैक्सीनोलॉजी मुख्य रूप से किस उद्देश्य से के लिए विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है नई टीका निर्माण प्रक्रिया को तेज करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंजुगेट वैक्सीन में मुख्य रूप से क्या जोड़ा जाता है? तो इसमें जोड़ा जाता है दोस्तों कैरियर प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड चैन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोल्ड चैन सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वैक्सीन की प्रभावशीलता बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टीका एग बेस्ड उत्पादन तकनीकी से नहीं बनाया जाता है? तो ये नहीं बनाया जाता दोस्तों पोलियो का जो टीका है वो एग बेस्ड नहीं बनाया जाता। बाकी के जो टीके हैं वो एग बेस्ड बनाए जाते हैं। मतलब पहले इनके बैक्टीरिया वायरस जो भी होते हैं इनको पहले अंडे में इनको उपार्जित किया जाता है और इसके बाद फिर इनका निर्माण किया जाता है। लेकिन पोलियो का जो टीका है तो इनका उत्पादन एग बेस्ड नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स का मुख्य फोकस क्या होगा? तो इसका मुख्य फोकस होगा टीकों को अधिक प्रभावी बनाना और रोगों की पुनरावृत्ति रोकना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भविष्य में नीडल फ्री वैक्सीनेशन तकनीक किस पर आधारित होगी? भविष्य में जो नीडल फ्री वैक्सीनेशन है तो किस तकनीक पर आधारित होगी? तो ये होगी उपरोक्त सभी माइक्रो नीडल पैच, नेजल स्प्रे या
जेट इंजेक्टर। ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ये सभी होंगे जो भविष्य में नीडल फ्री वैक्सीनेशन होने वाली है, तो इन सभी पर आधारित होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को किस व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आयुष्मान भारत योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1995 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को कब और किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 2005 में। किस उद्देश्य से? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1982 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को क्षय रोग को किस वर्ष तक समाप्त करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक, ये जो सेशन चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सार्वभौमिक बनाना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था दोस्तों 1992 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किन बीमारियों की जांच की जाती है? तो इनके तहत 4 प्रमुख श्रेणियां हैं: जन्मजात दोष, बीमारियां, कुपोषण और विकलांगता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1983 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो ईयर है ये आपको याद रखने पड़ेंगे, लिख के रख लीजिए कहीं पे, क्योंकि ये भूलने वाली चीज़ें हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गए और अगर आप भूल गए तब तो हो गया, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, आप दूसरे चैनल से भी तैयारी करते हैं, हमारे चैनल से भी करते हैं, तो अब यहाँ पे आपको ये आप ये समझ लीजिए कि ये मैराथन की फाइनल ही क्लास है। ठीक है, प्रथम खंड की मैराथन जिसमें हमने टोटल निचोड़ दिया है। बाकी के जो पुराने वीडियो है ना, तो उनको मैंने चैप्टर बाय चैप्टर बनाया है, पर यहाँ पे प्रथम खंड का टोटल जो 55 नंबर का क्वेश्चन है उन सब का टोटल करके हमने यहाँ पे 170 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको लास्ट तक देखना है वीडियो और बिना स्किप किए देखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1987 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को किस वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विलय किया गया? ये विलय किया गया है 2013 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की टीबी मुक्ति अभियान का लक्ष्य क्या है? तो टीबी मुक्ति अभियान का जो लक्ष्य है वो है कि 2025 तक भारत को क्षय रोग मुक्त बनाना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2018 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति पहली बार किस वर्ष लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 1993 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की पहली बार पहचान कब की गई थी? ये की गई थी 1949 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मध्याह्न भोजन योजना, अभी जो आपने पढ़ा था मिड डे मील स्कीम, सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? तमिलनाडु में शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत भारत सरकार ने 2022 तक किस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाई थी? तो ये योजना बनाई थी कि भारत को पूर्ण रूप से
कुपोषण मुक्त बनाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य के तहत कुपोषण उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? ये रखा गया है 2030 तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार कुपोषण को एक वैश्विक समस्या के रूप में कब पहचाना गया था? तो ये पहचाना गया था दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 के दशक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पहली बार भारत में कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1982 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर कुपोषण का पहला विस्तृत अध्ययन ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 2006 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हिडन हंगर शब्द का उपयोग पहली बार कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1990 में यूनिसेफ द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 21 के दौरान 5 वर्ष से कम उम्र के कितने प्रतिशत बच्चे स्टंटिंग से ग्रस्त हैं? देखिए दोस्तों, स्टंटिंग का मतलब होता है बौनापन, मतलब जिसकी हाइट जो है छोटी रह जाती है उसको स्टंटिंग कहते हैं। ठीक है। तो बौनेपन से जो ग्रस्त बच्चे हैं उनकी संख्या क्या थी, कितने परसेंट थी? तो वो है 35.5%। ठीक है। इसमें कहीं कहीं आपको दोस्तों 30% भी मिलेगा, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें टिक करना है। अगर मान लीजिए 35 है तब तो आपको 35.5 ही लगाना है। अगर मान लीजिए 35 नहीं है 30 है तो फिर आपको 30 में लगा देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है तो भारत की जो रैंक है वो 111 नंबर पर थी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन किस लक्ष्य को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2022 तक कुपोषण को 50% तक कम करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने करोड़ लोग अल्प पोषण से ग्रस्त हैं? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए किस वर्ष पोषण पखवाड़ा मनाने की शुरुआत की थी? ये की थी 2018 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार ट्रिपल बर्डन ऑफ माल्टीन्यूट्रिशन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अल्प पोषण, अधिक वजन और पोषक तत्वों की कमी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की सखी पोषण योजना मुख्य रूप से किस समूह को लक्षित करती है? तो ये करती है किशोर लड़कियां और गर्भवती महिलाएं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुपोषण मुक्त भारत अभियान के तहत 2025 तक कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये निर्धारित किया गया है स्टंटिंग को 2% प्रतिवर्ष कम करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फूड फोर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों को जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा जीरो हंगर का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है ऑप्शन नंबर बी 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में फूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किस वर्ष ईट राइट इंडिया अभियान शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 2018 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुपोषण हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए किस डेटा का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है NFHS सर्वेक्षण को, इसका डेटा उपयोग करके और कुपोषण हॉटस्पॉट की पहचान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है सितंबर में, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, कुपोषण की भविष्य की चुनौती को कम करने के लिए एग्री न्यूट्रिशन लिंकेज क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये कृषि उत्पादन और पोषण स्तर के बीच संतुलन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों पोषण की कमी और अधिक वजन का एक साथ मौजूद होना। अगला क्वेश्चन है, भविष्य में बायोफोर्टिफिकेशन तकनीकी कुपोषण को कम करने में कैसे मदद कर सकती है? तो ये कर सकती है आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलों के माध्यम से पोषक तत्वों को बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था या किस वर्ष पूरा करने की योजना बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 2047 तक। भारत में जो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है तो किस वर्ष तक पूरा करने की योजना बनाई गई है? 2047 तक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पोषण 2.0 का उद्देश्य क्या है? इसका उपरोक्त सभी जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी इनके उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार विश्व में सबसे अधिक मृत्यु दर किस रोग के कारण होती है? तो ये होती है दोस्तों हृदय रोग, जिसको दिल का दौरा कहते हैं, दिल की बीमारी, उसके कारण विश्व में सबसे अधिक मृत्यु दर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स वायरस मुख्य रूप से किस वायरस परिवार से संबंधित है? तो ये है आर्थ्रोपॉक्स वायरस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, टाइफस रोग किसके कारण फैलता है? तो ये फैलता है पिस्सू और जूं के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से टीबी से बचने के लिए WHO ने कौन सी रणनीति अपनाने की सिफारिश की है? तो ये सिफारिश की है ऑप्शन नंबर ए डॉट्स। ठीक है दोस्तों, डॉट्स का फुल फॉर्म आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि क्या होता है अगर आपको आता है तो। अगला क्वेश्चन है, हेमोरेजिक फीवर किस वायरस के कारण होता है? तो ये होता है उपरोक्त सभी, डेंगू, एम्बोला और हंता वायरस, इन सभी के कारण हेमोरेजिक फीवर होता है। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस मुख्य रूप से किस माध्यम से फैलता है? तो ये फैलता है मच्छर के काटने से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला है, रेबीज का टीका सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? तो ये किया था लुई पास्चर ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस सी का सबसे सामान्य संक्रमण माध्यम क्या है? तो ये है असुरक्षित रक्त आधान, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को में कौन सा रोग शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है ब्रोंकाइट्स शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, SARS-CoV-2 वायरस का प्राकृतिक स्रोत कौन सा माना जाता है? चमगादड़, सुअर, मुर्गी या गाय? तो इसका राइट आंसर है चमगादड़। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग ट्राइपैनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ये होता है अफ्रीकी नींद रोग। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ऑटो इम्यून डिजीज में शरीर किस पर हमला करता है? तो ये करता है स्वयं की स्वस्थ कोशिकाओं पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निपाह वायरस का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? निपाह वायरस, तो इसका प्राकृतिक स्रोत है चमगादड़। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, HIV किस प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट करता है? तो ये करता है टी लिम्फोसाइट, CD4 जिसको कहते हैं। तो HIV जो है इस प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट करता है। और ये अगला क्वेश्चन ये है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, गिनी वर्म डिजीज किसके कारण होती है? इसका आंसर अगर आपको पता है दोस्तों तो वीडियो पॉज करिए और लास्ट में कमेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 170 का आंसर क्या होगा, अगर पता है तो। और नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका जो कारण है वो है दूषित जल में पाए जाने वाले परजीवी के कारण। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से
टोटल 170 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। कंप्लीट प्रथम खंड के मैराथन क्वेश्चन है। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में भी हमारे वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते अपने अगले वीडियो के अगले मैराथन वीडियो में, द्वितीय खंड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।